कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीनम, यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात सींग और पूंछ रहित पशु के समान हो जाता है। और अगर वो कला संगीत में नृत्य की हो तो फिर क्या कहने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। संगीत, कला, नृत्य, ये सब वो शैलियाँ हैं जो आपको ईश्वर के और करीब ले जाती हैं। ये वो शैलियाँ हैं जिनके ज़रिए आप अपने अंतर्मन की गहराइयों को और वास्तविकता के साथ समझ सकते हैं। ऐसे में आज हम पहुँचे हैं कथक नृत्य को और ज़्यादा बारीकी से समझने के लिए, और हमारे साथ मौजूद हैं गुरु अनुज मिश्रा जी, जो कि कथक घराने से हैं। वो ख़ुद भी एक कथक के बहुत अच्छे डांसर हैं और उनके अंडर बहुत सारे शिष्य हैं जो कि कथक नृत्य को सीखने भी आते हैं। तो कथक नृत्य को लेकर के उनके बारे में बातचीत करेंगे हम और जाने समझेंगे कथक के इस नृत्य को, इस परंपरा को। गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुरुजी, सबसे पहले तो नृत्य को देखकर जितना मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि हम लोग जो आम लोग जिनका नृत्य के साथ इतना संबंध नहीं है, जो नृत्य को सिर्फ दूर से देखते हैं एक मनोरंजन के लिहाज से, उनको ये ज़रूर लगता है कि जो नृत्य करते होंगे वो कितना अंदर एक अनुभूति, एक एहसास लेते होंगे, कितना ईश्वर के और करीब पहुंच पाते होंगे। आपके हिसाब से नृत्य साधना है? नृत्य क्या चीज़ है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि नृत्य एक साधना ही है। कहा जाता है कि मीरा जी ने नृत्य करते करते और संगीत करते करते मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी, भगवान कृष्ण में वो समा गई थी। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नृत्य एवं संगीत भक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि जब आप उसको भक्ति में लीन होकर करते हैं और अपनी आत्मा से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम ही जब नृत्य करते हैं तो हमारे नृत्य का जो शुरुआत होती है हमेशा ईश्वर वंदना से होती है। हम कभी भगवान शिव की वंदना से शुरू करते हैं, या शक्ति की वंदना से करते हैं, या हम भगवान राम की वंदना से करते हैं, कृष्ण की वंदना से करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं नित्य अध्यात्म से जुड़ा था। इवन अगर आप देखें, नृत्य की जो शुरुआत हुई, हम कहते हैं भगवान शिव ने 108 योगिक कर्णों से 9 शास्त्रीय नृत्यों का निर्माण किया, जो कि हमारे पृथ्वी पर आए, और कथक उसमें उत्तर भारत का नृत्य है। इसी के साथ साथ कथक कहीं ना कहीं उसने 5000 सालों से भी ज़्यादा की दूरी तय की है, और वो बीच बीच में रिवाइव होता रहा। जैसे शिव से पृथ्वी पर आया, ऋषि मुनियों ने किया, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र बना, और उसके उपरांत ये मंदिरों में गया। तो मंदिरों में ये सिर्फ भगवान के लिए किया जाता था और भगवान को ही अर्पण किया जाता था। क्यों? क्योंकि यह अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। तो और उसके बाद समय समय पे इसका रिवाइवेशन होता रहा। भगवान कृष्ण के समय में हुआ। जब मुग़ल काल आया, उस समय हमारे मंदिर जब क्षतिग्रस्त हुए तो जो डांसर्स थे वो कोर्ट चले गए, और वहाँ से कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में स्टेज पे आया डांस। आज डांस कथक के साथ काफ़ी कंटेम्पराइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। आप दुनिया में जाइए, क्योंकि कथक नॉर्थ इंडिया का एक बहुत एक्सपेरिमेंटल डांस फॉर्म है, तो काफ़ी उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। पर जो एक हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो इतने हज़ारों साल से बनी थी, वो आज भी वैसे ही विद्यमान है। और आज भी हम कथक की शुरुआत उसी वंदना से करते हैं, या कृष्ण की वही ठुमरी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज भी आध्यात्म वही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने कहा था 99 साल की एज में कि अब संगीत का सा समझ में आता है। तो कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं वो अध्यात्म ही है जो हमें नृत्य के साथ जोड़ता है, और नृत्य मेरे लिए कहीं ना कहीं पूजा है और भगवान से जुड़ने का एक साधन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै पूरा श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। काफ़ी सालों से कथक की फील्ड में हैं। इनफैक्ट आपके पिताजी थे, वो भी हमारे लखनऊ के जाने माने कथक डांसर थे। आपने जब अपने
पूर्वजों से, अपने पिताजी से नृत्य को लिया और अब उसको इस चीज़ में कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे लेकर के जाऊंगा, कितना परिवर्तन आप देखते हैं अपने पिताजी की पीढ़ी से आप तक? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन तो हमेशा होगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो टोल्ड दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन हमारे गुरु शिष्य परंपरा में भी हज़ारों साल से हो रहा है। तो हमारे पिताजी के समय तक अगर गुरु कहे दिन तो दिन, गुरु कहे रात तो रात, ऐसा ही होता था। हम लोग क्वेश्चन नहीं करते थे। आज बच्चे क्वेश्चन करते हैं और ये हमें भी समझ में आता है कि बिल्कुल बिकॉज ये परिवर्तन हुआ है, हमें बच्चों को आंसर भी उसी तरह से देना पड़ेगा। तो बिल्कुल परिवर्तन आया है। और आज देखिए, आप सिखाने में भी अब हम लोगों ने बड़ी डांट खाई है, मार भी खाई है, लेकिन वही होता था कि गुरु की डांट मार तो एक छेनी हथौड़ी की तरह होती है। मूर्ति को अगर शेप देना है तो कहीं ना कहीं आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें बिदक जाएंगे तो वो मूर्ति का शेप नहीं आ पाएगा। तो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ। मैं भी इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ और मैं बिल्कुल डांटता हूँ बच्चों को कि भाई अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। पर हमने तो मार भी खाई है और पब्लिकली भी डांट खाई है, मार भी खाई है। तो हमने बड़ा सहा है अपने गुरुजी का। हमारे गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। और इवन प्रैक्टिस के मामले में भी सुबह 3:30 बजे ही डांट पड़ती थी, गालियाँ पड़ती थी कि क्यों नहीं उठ रहे हो, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो। 3:30 मतलब 3:30 बिस्तर छोड़ देना होता था रियाज़ के लिए। और कम से कम 8 से 10 घंटे का रोज़ रियाज़ होना। जी, रोज़ रियाज़ करना होता था, नहीं तो हमारे गुरुजी हमसे खुश ही नहीं होते थे। लखनऊ में जो कथक नृत्य है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कितनी पीढ़ियाँ अब तक हो चुकी हैं कथक नृत्य या कथक घराने में? जी, लखनऊ का जो कथक नृत्य है ये पंडित बिरजू महाराज जी इनकी फैमिली से शुरू हुआ। जैसा कि कथक नृत्य में क्या होता है, बड़ी अलग अलग फैमिलियाँ थीं, जो कि कथक नृत्य आज का तो है नहीं, बहुत पुराना है। तो कोई घराना बनारस से था, कोई घराना लखनऊ से था, कई घराने जयपुर में भी हैं। लखनऊ के 3 मेन घराने हैं, जयपुर, बनारस और लखनऊ, ये 3 मेन घराने। तो लखनऊ का जो स्पेशली जो महाराज जी की फैमिली जो कि इसमें सबसे ज़्यादा आगे मानी जाती है, तो महाराज जी की फैमिली हड़िया तहसील से ये कथक परिवार था हम लोगों का। और हड़िया तहसील से कहीं ना कहीं सब लोग अलग अलग चले गए। तो ईश्वरी प्रसाद जी पहले इस घराने के जनक कहे जाते हैं और कहा जाता है उनको भगवान कृष्ण ने सपना दिया था, सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि आप कथक नृत्य को फिर से आप उसको रिवाइव करें और उसको फिर से शुरू करें। तो ईश्वरी प्रसाद जी, उनके पुत्र प्रकाश जी, दयाल जी, फिर अर्गू जी, खड़गू जी, ऐसे करके एक पूरी नृत्य परंपरा चली। और उसके बाद उसी फैमिली में आगे पंडित बिंदादीन महाराज जी हुए, जो कि बहुत ही मतलब कथक का स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने फिर इसको रिवाइव किया और उस समय दरबारों में कथक होता था।
महाराज जी हुए, महाराज जी जो कि आप समझ लीजिए कथक नृत्य का सबसे चमकता सितारा पंडित बिरजू महाराज जी, इनका आज जो आप आधुनिक कथक देखते हैं इसमें बड़ा इनका योगदान है। जैसे कथक के हमारे बोल होते थे धान दान दगत दगत दिग 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 नग नग नग, पर ये सब बोल क्या होते थे, नॉर्मल पब्लिक से बहुत दूर होते थे। तो एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच गिनतियों को लेके आए, एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच, तक 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 तक, एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच, दो तीन चार पाँच, दो तीन। तो ये गिनतियों से उन्होंने कोशिश की कि ये नॉर्मल पब्लिक के करीब लेके आए। तो लखनऊ घराना जो महाराज जी का है ये ईश्वरी प्रसाद जी से शुरू हुआ और आज महाराज जी के बेटे पंडित दीपक महाराज जी और उनके भी बच्चे इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, पर वो सभी लोग दिल्ली में हैं। कथक नृत्य में अगर पिछले एक साल की बात करें, पूरी दुनिया, हमारा भारत कोरोना से काफ़ी जूझा है। तो ऐसे में कोरोना को लेकर के आप लोगों के डांस या शोज़ या प्रैक्टिसेस उस पर कितना असर पड़ा है? काफ़ी असर पड़ा है, मैं कहूँगा बहुत हद तक हमारी इंडस्ट्री से बहुत प्रभावित हुई है। और दुख की बात यह है कि जो कलाकार इससे प्रभावित हो रहे हैं, स्पेशली जो शास्त्रीय नृत्य संगीत से जुड़े हैं या हम कह सकते हैं फोक से जुड़े हुए हैं, लोक कलाकार हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी सरकार है सेंट्रल में चाहे स्टेट में, इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोई प्रोग्राम ऐसे कलाकारों के लिए नहीं बने हैं। देखिए जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, ज़रूरत हर किसी को है, पर उनकी शूटिंग चल रही है, टीवी पे शोज़ भी आ रहे हैं। और हमारे लिए मुसीबत क्या है कि हम लोग का जो कला है वो आगे से देखने वाली है, ऑडियंस आती है हमारी कला को देखती है और लोग डर की वजह से आ ही नहीं रहे, हर जगह जा रहे हैं, हर चीज़ शुरू हो गई, पर हमारी कला को अभी तक वो स्पेस नहीं मिली है। पूरे वर्ल्ड में कलाकारों को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ, जो कलाकार अभी काम नहीं कर सकते उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। हम अपनी बात नहीं कर रहे, पर हमारे से नीचे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको शायद ये सुविधा नहीं प्राप्त है, वो अपने 10 रुपये भी नहीं कमा सकते, रोज़ प्रोग्राम करते थे, रोज़ पैसा कमाते थे, अपना परिवार चलाते थे, उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हो गई है। पहली बात तो सबसे बड़े ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि ऐसे कलाकार आगे चल के, और ये डिफ़िकल्टी हमें भी आएगी आज नहीं तो कल, तो कहीं वो अपने आत्महत्या के ऐसा कदम ना उठाना शुरू कर दे। तो मेरे ये निवेदन है कि ज़रूर सरकार को इस पर एक बार ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ सरकार ही ना दे, हमारे देश के लोग, जब भी लोगों को होता है कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो सबसे पहले टीवी खुलता है या आर्टिस्टों को देखते हैं। और अभी एक सर्वे का पता चला जिसमें आर्ट की जॉब को सबसे पीछे रखा गया भारत में, तो ज़रा दुख हुआ। इंडिया टाइम्स से ये सर्वे हुआ था, तो दुख हुआ कि हमारे देश के लोग, जो हमारी भारत की संस्कृति, कला, कल्चर का ही दुहाई दिए जाती है पूरी दुनिया में कि हमारी भारत की संस्कृति महान है, और जब संस्कृति पे कष्ट आया तो लोगों ने हाथ पीछे खींच लिया, या सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि इस पे ध्यान दिया जाए। और दूसरा ये है कि आप अगर ये देखा जाए जो इंस्टीट्यूशंस थे, कहाँ बच्चे आ रहे हैं उसमें सीखने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में लगभग आधे से भी आधे बच्चे हो गए जो ऑनलाइन सीख रहे हैं, क्योंकि कला ऐसी जो आप ऑनलाइन सीख नहीं सकते। तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन क्या सिखाएं बच्चों को, डांस कैसे सिखाएं। या तो आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो बच्चा आ रहा है वो फिर ऑनलाइन आपको सिखाए, तो ऐसा सिखाए कि लोग उसको सीखें, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए बड़ा मुश्किल है। लोग नाम के लिए सिखाए कि बच्चा कुछ करे, इसलिए सोचिए लोग सिखा देते हैं। तो ये मुश्किलात तो बहुत आई हैं, लेकिन ज़िंदगी मुश्किलों का नाम है और हमें उससे लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो सब जल्दी अच्छा हो जाएगा, यही उम्मीद है। एक आखिरी क्वेश्चन इस चीज़ पे भी कि कला आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक भक्ति भावना होती है, कला की एक चाहत होती है, लेकिन कला के साथ साथ पैसे कमाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पैसे, बिना व्यापार, बिना नौकरी के आपका जीवन भी नहीं चल सकता है। ऐसे में आपको लगता है कि कला को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए भारत में, उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में कमर्शियल तौर पर, ताकि हमारे जो कलाकार हैं वो कम से कम सिर्फ कला को ही अपना पेशा बना सकें? बिल्कुल मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आज क्या होता है, हमारे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको प्रोत्साहन देता हूँ कि आप 10 घंटे 12 घंटे रियाज़ करिए, करते भी हैं। मेरे ही स्टूडेंट ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 1 मिनट में 130 चक्कर का। तो किया, मेहनत किया, रोज़ रियाज़ किया, रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन उसके आगे क्या, रिकॉर्ड बनाने से पेट तो नहीं भरेगा।
तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आगे क्या है, हम क्या करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। हमारे परिवार वाले पूछते हैं हम क्या करेंगे, हमारे आगे फ्यूचर कहाँ है। तो कहने का ये मतलब है कि कला हमेशा आश्रित रही है सबसे पहले मंदिरों के, जब मंदिर केयर करते थे कलाकारों की, फिर सरकारों के, राजाओं के, राजा केयर करते थे, फिर नवाबों के। उस समय कलाकार को ये नहीं सोचना होता था कि मेरा परिवार खाएगा क्या, इसीलिए कला इतनी उत्कृष्ट होती थी उस समय की। आज कलाकार को ये भी सोचना है कि मेरा परिवार क्या खाएगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरी कला भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी मुझे इतना आगे दिखना है कि लोग कहें कि वाह क्या बात है। तो एक चीज़ कलाकार को नहीं सोचनी पड़ रही है, कई चीज़ एक साथ सोचनी पड़ रही है, और कई कलाकार इसमें कहीं ना कहीं पिसता चला जा रहा है। तो कोई ऐसी व्यवस्था हर कलाकार के लिए होनी चाहिए, एक डाटाबेस बनाया जाए, और उस कलाकार के लिए कि उसको ये ना सोचना पड़े कि एट एंड ऑफ द मंथ मैं अपने परिवार कैसे चलाऊँगा। तो मुझे लगता है कलाकार और अच्छा काम कर सकता है, चाहे वो किसी फील्ड का भी हो, और अच्छा अपने देश को प्रेजेंट कर सकता है, अपने देश की कला को प्रेजेंट कर सकता है, या अपने राज्य की कला को प्रेजेंट कर सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, कथक नृत्य के बारे में जानने और समझने आए हैं, तो वो बच्चे या ये कहेंगे वो शिष्य जो कथक नृत्य को सीख रहे हैं, उनसे बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी मेहनत आगे बढ़ने के लिए वही कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर शिष्य मौजूद हैं जो कि कथक को सीख रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम पीयूष पांडे है। पीयूष, कितने साल हो गए आपको कथक सीखते हुए? मैं यहाँ पर गुरुजी के अंडर में पिछले 3 साल से सीख रहा हूँ, और जो मैं सीख रहा हूँ ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है। इसलिए मैं यहाँ पर दिन भर रहकर मेहनत करता हूँ और गुरुजी के मार्गदर्शन में रियाज़ करता हूँ और अपनी तैयारी करता हूँ। अगर ये पूछा जाए कि नृत्य आपको क्यों पसंद आया, क्यों आपने इस डांस फॉर्म को चुना, तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूँगा, पहले तो एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी है, साथ में हम लोग एकेडमिक्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ में डांस देखने का बड़ा इंटरेस्ट था, अट्रैक्टिव लगता था। फिर यूट्यूब पर एक बार गुरुजी का वीडियो देखा और वो इतना ज़्यादा फैसिनेट किया, इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ मैं उससे, और फिर मैंने सोचा एक बार गुरुजी से मिलता हूँ और पूछता हूँ नृत्य क्या होता है। तो गुरुजी से मिला, इस बारे में जाना, उसके बाद में सारा रुझान जो है नृत्य में आ गया और गुरुजी के जैसे ही बनने का एक सपना देखने लगा, और अब उन्हीं के अंतर्गत सीख रहा हूँ जिससे उनके जैसा कुछ कर पाऊँ और बन पाऊँ।
बिल्कुल उम्मीद है जितनी मेहनत और जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे थे ऐसा ज़रूर होगा। आपका नाम क्या है? रुद्राक्षी यादव। रुद्राक्षी कौन सी क्लास में हैं आप? 5th क्लास में। आप कब से डांस सीख रही हैं? from 3 years। पास्ट 3 इयर्स। Yes, डांस आपको अच्छा लगता है? yes, कथक डांस फॉर्म ही क्यों चुना आपने, कोई और डांस फॉर्म क्यों नहीं? because I like it very much। और दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस कर लेती हैं आप? 1.5। 1.5 घंटे बहुत है क्लास के लिए। आपका नाम? वंशिका शर्मा। वंशिका, आप कौन सी क्लास में हैं? 6th। 6 क्लास में हैं। आप कब से सीख रही हैं? मैं 4 साल से सीख रही हूँ। 4 साल से सीख रही हैं। तो इसका मतलब अब तक तो आप बहुत अच्छा डांस कर लेती होंगी, क्या लगता जी। है आपको? गुरुजी ने सिखाया है, अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ आगे बढ़ते हैं हम। आपका नाम? प्रीतम दास। प्रीतम, आप कितने साल से सीख रहे हैं? हम गुरुजी के पास पिछले 1.5 साल से सीख रहे हैं। 1.5 साल से। और आप इस वक्त पढ़ाई में क्या चीज़ कर रहे हैं? पढ़ाई में MA कर रहा हूँ, BA कंप्लीट किया कथक से। कथक में क्या फैसिनेट किया आपको, कथक ही आपने क्यों चूज़ किया? बचपन से देख रहा हूँ कथक, हमारे यहाँ पर भी कथक होता है। बेसिकली मैं इधर से लखनऊ से नहीं हूँ, अगरतला से हूँ। गुरु शिष्य परंपरा में गुरुजी के पास रह के सीखता हूँ। आइए कुछ और शिष्यों से भी बात करते हैं, उनसे भी कथक नृत्य को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम अलका यादव है। अलका, आप कितने टाइम से कथक सीख रहे हैं? मुझे हो गए 6 साल सीखते हुए। अभी यहाँ पर मैं गुरुजी से 2 महीने से सीख रही हूँ। सितंबर में मेरा यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और बहुत इच्छा थी। मैं समझ लिए 6 साल से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि यहाँ मैं कब आऊँ सीखने के लिए। तो मुझे मौका मिला, 2 महीने पहले मैं आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। कथक डांस को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी आप? कथक मतलब इसके लिए तो मैं कोई शब्द ही नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्रीय नृत्य है। इसको डिस्क्राइब करना बहुत ही कठिन है, लेकिन इतना मैं कहूँगी ये ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है, ये साधना है। जैसे कोई होता है पूजा करके सवेरे उठकर पूजा पाठ करता है, ईश्वर से जुड़ता है। मुझे लगता है कथक लेकिन बहुत अच्छा नृत्य, बहुत अच्छा साधन है ईश्वर से जुड़ने का, और मैं यही करती हूँ। कथक मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कथक में जो भाव, जो फील आता है, अगर हम गॉड के लिए भी कर रहे हैं तो जो फील आता है वो किसी और चीज़ में नहीं है। वो जो आँखों से हाव भाव देते हैं और जो मतलब चीज़ें जो भी हैं बॉडी के थ्रू जो भी हम करते हैं, वो चीज़ें बहुत हमें मतलब अट्रैक्टिव लगती हैं और अच्छी लगती हैं। इससे हम अपनी चीज़ें बिना बोले एक्सप्रेस कर सकते हैं गॉड के लिए। तो मुझे बहुत कथक डांस मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इस बात के बात करेंगे कि सिर्फ डांस ना हो करके ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है हमारे अंदर कमी थी, हम उस कमी को पूरा कर लेंगे इस डांस के ज़रिए। डांस के बारे में क्या सोचती हैं आप? डांस ही क्यों चुना आपने? पहली बात तो मैं यहाँ मैं अयोध्या से हूँ और मैं यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत के गुरु जी से कथक सीख रही हूँ। तो मैं यहाँ कथक ही नहीं सीख रही हूँ, मेरे जीवन में आने वाले अलग अलग चुनौतियों के लिए भी मैं तैयार हो रही हूँ। और डांस, क्लासिकल डांस बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी को भी देखा है ऐसे करते हुए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है। स्टेज पे जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा कि मैं स्टेज पे बीच में डांस कर रही हूँ और ऑडियंस मुझे देख रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है।
दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं कि संगीत ही वो माध्यम है, तमाम जो कला है और उसमें नृत्य शैली, यही वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम ईश्वर को और करीब से जान सकते हैं, हम ईश्वर के और करीब जा सकते हैं। आज का हमारा कथक का ये खास एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, इस एपिसोड के साथ हमने खुद ने भी ये जाना कि किस तरह से कथक, उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उनको करते समय, उस नृत्य के एहसास को लेते समय आपका मन कितना आनंदित हो जाता है। आप शायद ये दुनिया छोड़ करके, इस दुनिया की समस्याएं, परेशानियां छोड़ करके अपने आप को एक अलग ही लोक पे महसूस करते हैं और ये भी सोचते हैं कि शायद अगर नृत्य के माध्यम से हम वहाँ पर पहुँच सके तो इस नृत्य को हम ज़रूर एक बार करें, इस नृत्य को हम ज़रूर ट्राई करें। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे खास एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए।